हेलो प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। अभी जो 5 तारीख को नीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स का जो पेपर है 50 क्वेश्चन जो हैं उसको आज पूरा हम सॉल्व कराएंगे और कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छी तरीके से पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ट्रिकी मेथड से पूरा सॉल्व कराएंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमने जो क्लास में पढ़ाया था, है ना, एक एक लाइन जो फिजिक्स हमने पढ़ाया था इसका बेनिफिट किस तरह से बच्चों को मिला है और नोट्स से कैसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिला है, किस तरह से जो हमने फॉर्मूला बताया था, जो ट्रिक बताया था, वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले हैं, इससे पूरा आइडिया लगेगा। जो बच्चे नहीं अपने कोचिंग में पढ़ते थे उनको भी पूरा सोल्यूशन मिलेगा। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी केमिस्ट्री का सोल्यूशन अपलोड कराया जा चुका है। ज्ञानेश सर पूरा केमिस्ट्री का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है सॉल्व करके। आज मेरा भी सॉल्व होकर के अपलोड हो जाएगा। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम था 5 मई को, उस दिन हमने पूरा पेपर का एनालिसिस बता दिया था, पूरा कर दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नोट से मिल गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व डायरेक्ट करने वाले थे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर आपको डायरेक्ट याद था। फिर हम ये भी बोलते थे कि क्लास में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आंसर उसमें ऑप्शन 0 दिया रहेगा, तो उस पर आप विचार जरूर कीजिए। जो ऑप्शन पे 0 दिया रहता है कि 0 ऑप्शन तभी दिया रहता है जब उसका आंसर प्यारे बच्चों 0 रहता है। तो पेपर इस बार बहुत मस्त बना था। बस ये है कि हम बार बार बच्चों को समझाते थे कि जो भी आप सब्जेक्ट पहले कीजिए उसमें बहुत ज़्यादा समय ना दीजिए कि 1.5 घंटा समय लगा दीजिए। तो कुछ बच्चे थोड़ा सा गलती कर गए हैं कि जो सब्जेक्ट वो पहले टच किए उसमें 1.5 घंटा समय दे दिए, तो लास्ट वाले सब्जेक्ट में लास्ट जब पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें टाइम ही उनका कम पड़ गया। तो यही दिक्कत कर जाता है स्टूडेंट को, फिर उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है कि सारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दो, एग्जाम में एकदम इक्वल टाइम। लेकिन जो सब्जेक्ट उसमें वीक आया हो, इजी आया हो, उसमें आप 15 मिनट समय बचा करके, 10 मिनट 5 मिनट बचा करके जो हार्ड पेपर है उसमें आपको समय देना था। और ये जो बच्चे किए हैं, ऐसा जो स्ट्रेटजी जो अपनाए हैं, वो बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और वो ढेर सारे बच्चे अपने कोचिंग के हैं। गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चलता था अपने गोल्डन कोचिंग में, उसमें जो भी बच्चे हाईएस्ट पाते थे, जो भी बच्चे एक बार भी हाईएस्ट नंबर पाए, वो बच्चे सब सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड उनका जो मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 720 में, वो देखिए आप इसमें। तो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट में सारे बच्चे टेस्ट देते थे, क्लास भी सारे बच्चे करते थे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चे क्लास टेस्ट का परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहता है, गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहता है, अंडर 10 में आते हैं वो, तो ऐसे बच्चों के सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं। वो सारे बच्चे एक तरफ से सेलेक्ट हो रहे हैं। और वो है बेटा, देखिए सल्तनत तानवीर, इनका जो है आउट ऑफ 720 में देखो 667 मार्क्स इनका आ रहा है, मतलब अपने से जोड़ने पे। बाकी जो एनटीए का जो आएगा जो आंसर की, उससे कंप्लीट जोड़ने पे भी इसी के आसपास आता है। क्योंकि पिछले साल भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका जो एक्सपेक्टेड मार्क जोड़ा जाता था, तो उसी के आसपास आंसर सबका आया। रिजल्ट जब आया तो उसी के पास सबका मार्क्स मिला। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो ममता यादव को देखिए 720 में 650 एक्सपेक्टेड मार्क आ रहा है। पारितोष यादव का 642 आ रहा है। अमित कुमार यादव का 633 एक्सपेक्टेड मार्क्स है। नीरज गुप्ता का 628 है। सुजीत यादव का 625 है। सूरज यादव का 620 है। सचिन सिंह का 612 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो अभी ये कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन अभी ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे बात हुआ है कि सर हम लोग अभी मिलाए नहीं है, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी ढेर सारे बच्चे ऐसे आएंगे। तो अभी 8 हैं, लेकिन अभी कम से कम इस कैटेगरी में कम से कम आप लोगों को 5-6 बच्चे और मिलेंगे। फिर जो अलग से कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी है, वो भी अभी 5-6 बच्चे मिल जाएंगे जो कि श्योर अपना सिलेक्शन दे रहे हैं। तो कम से कम इस बार भी अपने कोचिंग से 15 से 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन जरूर होगा। जश्न का माहौल रहेगा जब रिजल्ट निकलेगा। प्यारे बच्चों, पिछले साल भी देखो कितने ढेर सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे और ये मेहनत का बच्चों का फल है। सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाए थे, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाए थे, पूरा सिलेबस दिए थे और सबके नोट्स से ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में मिला है।
फिजिक्स से तो पूरा मिला ही है, केमिस्ट्री भी पूरा, चूंकि सिलेबस सर पढ़ाए थे, केमिस्ट्री से भी खूब क्वेश्चन आया है और बायो से भी पूरा एक तरफ से क्वेश्चन झमाझम मिला है एग्जाम में। तो तीनों सब्जेक्ट जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरा क्वेश्चन खूब एग्जाम में मिला है। इसका बेनिफिट बच्चों को मिला है, जो कि आज बच्चे देखो ये सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब आंसर की जब आएगा एनटीए का तो उससे फाइनल मिला लिया जाएगा। लेकिन हर साल देखा जाता है कि इसी के आसपास सबका रिजल्ट में भी नंबर मिलता है। बाकी कुछ पेपर आउट होने के भी कुछ चर्चा देख रहे हैं यूट्यूब में आ रहा है, तो ये तो होता ही है, कुछ न कुछ अंदर से गड़बड़ तो हुआ ही होगा, लेकिन एनटीए तो इसको मानते नहीं है, तो उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने मेहनत पे भरोसा करना है। जो मेहनती बच्चे हैं वो निश्चित है उनको सफलता मिलेगा। और इस बार का जो कट ऑफ है पिछले बार से कुछ ऊपर बढ़ना चाहिए। जैसे पिछले बार क्या 610 के ऊपर जो बच्चे थे वो सब सेलेक्ट हो गए, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए MBBS, लेकिन इस बार 615 के ऊपर ही चांस है मिलने का। इसलिए 615 के ऊपर जिनका भी नंबर आ रहा है वो एकदम सेफ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें। उससे 600 और 615 के बीच में जो हैं उनको भी लास्ट राउंड में जो काउंसलिंग होती है उनको भी मिलने के कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, है ना। मापर राउंड होता है तो उसमें भी उनके भी अच्छे कॉलेज कभी कभी मिल जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों जरा सा भी मन में टेंशन न लीजिएगा जिसका भी जोड़ने पर कम नंबर आ रहा है। ये क्या है, एक दौड़ है, दौड़ में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आपका प्रयास बढ़िया होना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो आप आगे चल करके निश्चित है सफलता को अपने प्राप्त करेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये जितने बच्चे हैं, आप पिछला जो हम लोग टेस्ट सीरीज कराते थे उसमें जो इनाम दिए जाते थे उसमें आप देख लीजिए, इन सारे बच्चों को कभी न कभी इनाम जरूर मिल चुका है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब भी आप पढ़ाई शुरू कीजिए तो शुरू से रिदम बनाए रखिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और उसमें हमेशा अच्छा करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जो भीड़ है 25 लाख की भीड़ है उस भीड़ से निकल करके आप 10 से 5% में आ जाएं और अपने सिलेक्शन का सिक्योर करें। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए ज़्यादा देर ना करके हम क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं और एक तरफ से सॉल्व कराते हैं। ये भी बताते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस अपने नोट्स से डायरेक्ट एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिले हैं, जिसमें सीधे आपको टिक लगा के आगे बढ़ना था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो ज़बरदस्त सोल्यूशन उसमें करना था, फॉर्मूला बेस ही था लेकिन गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें स्पीड बढ़ा के गुणा भाग करना था, थोड़ा सा अलर्ट रह करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए, अलग अलग सेट है, तो ये S3 सेट का पूरा क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये रोलिंग का क्वेश्चन है। वैसे रोलिंग जो है वह डिलीटेड है, उसे डिलीटेड कई ऐसे टॉपिक थे जो डिलीटेड थे, पॉइंट्स डिलीटेड थे, लेकिन डिलीटेड से कुछ भी क्वेश्चन आया नहीं है। बस यही रोलिंग का भी डिलीटेड चूँकि लिख दिया था, लेकिन रोलिंग का बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो देखिए रोलिंग का क्वेश्चन है, एक व्हील देखिए क्या कर रहा है, इसमें देखो रोल कर रहा है, स्पष्ट लिख दिया कि व्हील क्या कर रहा है बेटा, रोल कर रहा है। तो जब व्हील यहाँ पे रोलिंग कर रहा है तो ऐसे में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि P और Q में बस वेलोसिटी का सीक्वेंस पूछ रहा है कि किसकी वेलोसिटी कम है किसके ज़्यादा। तो ये देखो ऐसे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो जो बच्चे अपने वहाँ पढ़ते थे जरा कॉपी निकाल के आप लोग देखिएगा, जो रोटेशनल मोशन बताया गया है प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन उस टॉपिक में हमने बताया था कि कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है तो इसका सिंबल देखो इस तरह से बनाया जाता है, ये सिंबल होता है, ये ग्राउंड है और ये इसका ICR होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट, अलग अलग पॉइंट दिखा दिया था। तो हमने क्लास में बताया भी था, आप नोट्स पलट के देखिएगा कि इस तरह से पॉइंट दिखा कर हमने एक पॉइंट यहाँ दिखा दिया था, एक यहाँ दिखा दिया था, एक यहाँ दिखा दिया था। इसको A पॉइंट मान लें, इसको B पॉइंट मान लें, इसको C पॉइंट मान लें। तो हमने क्लास में स्पष्ट बोला था कि जो इस पॉइंट से, जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में होता है इसको ICR बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट। इससे जो अधिक दूरी पर होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब A पॉइंट का स्पीड ज़्यादा होगा यहाँ पर B पॉइंट से और ज़्यादा होगा किससे, C पॉइंट से, और इसकी तो जीरो होती है इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट कहते हैं। तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। स्पष्ट देखो ना, P पॉइंट का जो स्पीड होगा वो किससे ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों, Q पॉइंट से ज़्यादा होगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देख लो, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। P पॉइंट का स्पीड Q से क्या होगा, ज़्यादा होगा। C ऑप्शन इसमें सही है। कुछ करना ही नहीं था इसमें, सीधे ऑप्शन को सूंघ लेता, आंसर को सूंघ लेना था सीधे सीधे। और नोट्स में हमने देखिएगा, नोट्स पलट के बेटा,
क्वेश्चन ये कराए हैं हम 3 पॉइंट जेई मेंस का जो क्वेश्चन है अपने असाइनमेंट के सेकेंड लेवल का, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया था 3 पॉइंट बना करके, किसकी स्पीड ज़्यादा किसकी कम, हमने उस क्वेश्चन को कराया था। सेम क्वेश्चन देखो आ गया है, इसमें 2 ही पॉइंट बल्कि बनाया है। तो आई होप इसको ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग सही कर दिए होंगे। आसान क्वेश्चन है। देखो लॉजिक गेट का कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने लॉजिक गेट कंप्लीट पढ़ाया था क्लास में, जिसमें कि हमने कंप्लीट डी मॉर्गन थ्योरम, बुलियन अलजेब्रा बताया था, है ना। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर ये भी हमने क्वेश्चन कराया था कि नैंड गेट हो चाहे नार गेट हो, उसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दो। तो याद करो नाट गेट, कितने क्वेश्चन इसमें हमने कराया था कि नैंड और नार के गेट के दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दो तो वो कौन सा गेट बन जाता है बेटा, नॉट गेट। तो ये हो गया बेटा नॉट गेट। देख लो दोनों इनपुट सॉर्ट कर दिया तो ये नॉट गेट हो गया। ये दोनों इनपुट देखो सॉर्ट कर दिया तो ये भी नॉट गेट हो गया। तो यहाँ आएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सा गेट है, नार गेट। तो जो आउटपुट मिलेगा ये दोनों इनपुट का क्या कर देगा, सम कर देगा, और सम करके इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसके बाद से लगा दो बेटा डी मॉर्गन थ्योरम। और क्या कहता है बेटा डी मॉर्गन थ्योरम कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको अलग अलग करो, तो अलग अलग करो तो इस पर डबल हो जाएगा और प्लस जो है इंटू हो जाएगा, और ये बी डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू बी। और ए इंटू बी के कौन सा गेट होता है बेटा, एंड गेट। ये एंड गेट है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन डी मॉर्गन थ्योरम पे सॉल्व कराए गए थे। और आप लोग मॉडर्न फिजिक्स का पेपर जो असाइनमेंट हमने क्लास में दिया था उसका पहला पेज पलट के देखिएगा, जो एनसीईआरटी के एक पेज के क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और ऐसे खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराए गए थे, टेस्ट में दिए गए थे। देखो एंड गेट इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम लॉजिक गेट का। इसके बाद से देखिए द ग्राफ विथ वेरिएशन, देखो 1/λ² का, जिसमें लैम्डा डी ब्राउली वेवलेंथ है, काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो उनमें क्या किया था कि भाई पूरा वैल्यू जब उठा के रख देता है ना, पूरा वैल्यू जैसे 1/λ² यहाँ पे कर रहा है ना, तो पूरा जब वैल्यू रख देता है तो आंख बंद करके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, आंख बंद करके। तो अगर सॉल्व करना है तो आप देख लो कि डी ब्राउली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p को लिख दो √/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E। यहाँ से बेटा इसका स्क्वायर कर दो तो λ² इज इक्वल टू h² कितना आ गया, 2m E आ गया। तो E को इधर लेते आओ तो E इज इक्वल टू आ गया h² 2m, और यहाँ से आ गया बेटा λ²। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो E है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या है, λ² है। अब आप क्या करो कि E को, अब क्या करो, E को तुम कहाँ रखे हो, यहाँ पर देखो x एक्सिस पर रखा है तो x रख दो, अब पूरा 1/λ² y एक्सिस पर रखा है तो यहाँ पूरा y रख दो। तो देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो इसका कौन सा आंसर आ गया, देखो ए ऑप्शन आ गया, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए E और 1/λ² का ग्राफ, जो बच्चे ग्राफ सही से पढ़े थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनको सॉल्व नहीं करना था, सीधे दिख रहा था कि भाई जो 1/λ² रख दिया तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये लेंस लॉ का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, लेकिन जो लेंस लॉ का विशेष ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, है ना। हम बताते थे ना क्लास में, लेंस लॉ को क्या बोलते थे कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में क्या करो, छेद करो। इसी कॉन्सेप्ट से इसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कि बताओ यहाँ एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर एक कॉइल है, इस तरह से यहाँ भी एक कॉइल है, इसको इधर मोशन करा रहे हो तो इधर से किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इसमें भी किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो सीधा दिख रहा है बेटा कि जब ये आगे जा रहा है, नॉर्थ पोल आगे जा रहा है, तो यहाँ इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि इसके आगे जाने का अपोज करेगा, मतलब इसको खींचेगा, इधर देखो इधर ये खींचेगा। और जब इसके तरफ जा रहा है तो यहाँ ऐसा करंट इंड्यूस होगा, ऐसा पोल जनरेट होगा कि ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सीधा दिख रहा है कि भाई जब नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो इसको कब खींचेगा, जब यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो बेटा, साउथ पोल, है ना। जब साउथ पोल जनरेट होगा तो ऐसे कंडीशन में इधर से देखने पर ऐसे क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट ही क्या करता है, साउथ पोल जनरेट करता है। तो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होने के लिए यहाँ पर ऐसे करंट होने के लिए देखो करंट ऐसे ए से चल करके ऐसे घूमते 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 बी पर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो A to क्या होगा, B होगा प्यारे बच्चों, A to B। अब इधर देखो साउथ पोल इसके पास आ रहा है तो इसका अपोज कैसे करेगा, रिपल्सन करके। रिपल्सन कब होगा, जब साउथ है तो साउथ ही जनरेट हो, साउथ ही जनरेट हो।
तो ऐसे कंडीशन में इधर से देखने पर साउथ कब जनरेट होगा, जब क्लॉकवाइज करंट होगा ऐसे। तो ऐसे करंट तब होगा जब इधर से करंट चल करके डी से जब सी की तरफ चलेगा, तभी तो करंट इधर से देखने पर साउथ जनरेट होगा। इसलिए यहाँ पर करंट जो होगा इंड्यूस डी टू सी होगा और यहाँ क्या होगा, ए टू बी होगा। ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ दिख रहा है, ए टू बी एंड डी टू सी। तो ये क्वेश्चन तो था कॉन्सेप्चुअल, है ना। सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, लेकिन जो सॉल्व कर दिए हैं उनको सिलेक्शन मिल भी रहा है। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व किए हैं, इसको थोड़ा कमेंट में आप लोग मैसेज कीजिएगा। इसके बाद से ये जो कितना आसान क्वेश्चन, अब इसमें कुछ बच्चे क्या किए होंगे, देखो वार्डन पूछ रहा है तो ध्यान नहीं दिए, पूरा एरिया निकालना शुरू कर दिए। तो कुछ बच्चे ध्यान देखते हैं, टेस्ट में भी ऐसा होता था कि बस ग्राफ बना दिया तो पूरा एरिया निकालना शुरू कर दे रहे हैं। पूरा एरिया नहीं निकालना है, ये बस कह रहा है कि ना कि देखो बीसी का वार्डन बताना है। देखो बीसी, तो बीसी का वार्डन निकालना है। तो बीसी क्या है, आइसोकोरिक है। देख लो यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक आंसर के वार्डन कितना आता है बताओ, 0 होता है वार्डन। तो सीधे सीधे 0 हो गया। लेकिन ऑप्शन अगर 0 दिया है तो इस पर एक बार विचार जरूर करो कि आखिर क्यों ऑप्शन 0 दिया, कहीं आंसर 0 तो नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, आगे भी चल के आपको एग्जाम में। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, 2 bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body moves with velocity v1 while body B at rest. एकदम सीधा कहानी कि भाई एक बॉडी और दूसरा बॉडी B, ये A है, ये B है, ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये किस में है, रेस्ट में। और यहाँ देखो नाम लिया है कंप्लीटली इनइलास्टिक। क्लास में याद करो कोलिजन वाला को कापी आप लोग देखिएगा, इलास्टिक इन इलास्टिक सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। हमने बताया था कि जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो ऐसे में दोनों बॉडी आपस में क्या होता है, कंबाइंड हो जाते हैं। स्पष्ट हमने क्लास में बताया, वही आपको करना था। तो ये देखो v1 वेलोसिटी चल रहा है ना, और बॉडी B क्या है, रेस्ट में है। तो द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन v2, तो कोलिजन के बाद से वेलोसिटी जो सिस्टम का है v2 है, मतलब दोनों क्या कर गए, कंबाइन कर गए। क्यों कंबाइन कर गए, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका स्पीड कितना है प्यारे बच्चों, v2, और इसका मास कितना हो जाएगा, 2m, मास 2m हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मास इनका क्या है, सेम है। लिख रहा है देखो सेम मास। तो कह रहा है कि v1 और v2 का क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम बराबर कोलिजन के बाद का मोमेंटम, mv1 प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर 2mv2। तो v1 और v2 का रेशियो पूछ रहा है, तो आओ सॉल्व कर लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, तो mv1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस दूसरा वाला 0 हो जाएगा। इसके बाद से दोनों मास जुड़ जाएंगे, इसके बाद से स्पीड v2 हो जाएगा, मास से मास कट जाएगा। और यहाँ से देख लो v1 और v2 का रेशियो पूछ रहा है, ये कितना आ गया, 2, और 2 मतलब कितना आ गया, 2:1। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना। न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी आपको अप्लाई नहीं करना था, क्योंकि हमने न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कंप्लीट बताया था, है ना। टाइप ऑफ कोलिजन कंप्लीट बताया था। हाँ, उसका बस इतना ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना था कि इन इलास्टिक कोलिजन जो होगा तो दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखो 2:1 इसका आंसर दिख रहा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को सॉल्व कर लेना था। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर, एट एनी इंस्टेंट द टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पार्टिकल गिवन। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे प्यारा बच्चों, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम 2t - 1। अब पूछ रहा है कि 5 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना डेवलप होगा। तो पावर का हमने बताया था फार्मूला, वर्क पावर एनर्जी में फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वर्क पावर एनर्जी का, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसके लिए वेलोसिटी निकालो, इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx/dt निकालो। देखो 2 आ गया -0। अब पावर इज इक्वल टू आ गया बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स लगा रहा है 5, वेलोसिटी है कितना 2, इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 10। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है वो कितना आ गया, 10 आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख लो, बिना क्वेश्चन को पढ़े अभी
देखो तो एक ऑप्शन यहाँ जीरो दिख रहा है, तो जीरो पे विचार करो कि आंसर कहीं जीरो तो नहीं है। तो सोचो ये एक हालो स्फेयर है, देखो स्फेरिकल सेल यानी हालो स्फेयर, इस पे चार्ज दे दिया है, तो कह रहा है पी और सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो क्लास में हम बताते थे, याद आ रहा है, हालो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। फिर हम बताते थे कि जो हालो स्फेयर होता है उसके अंदर चिराग तले अंधेरा होता है, इंटेंसिटी जीरो होता है। लेकिन यहाँ क्या है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। तो भाई जो पोटेंशियल सरफेस पे, वही पोटेंशियल कहाँ होता है, सेंटर पे। इसलिए पी पॉइंट का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए पी पॉइंट और सेंटर के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना। इसमें पेन भी नहीं चलाना था, सीधे आंसर कितना दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। तो याद करो जब हालो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्लास हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे चिराग तले अंधेरे का कॉन्सेप्ट बताते कि नहीं बताते थे, सीधे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन, a tightly wound 100 tons of coil of radius 10 cm carries a current 7 एम्पियर तो magnitude of magnetic field at the center। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का असाइनमेंट उठाकर देखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो एनसीईआरटी का शुरू में 2 क्वेश्चन एकदम यही दिया है, बस उसी का वैल्यू क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जिसमें हमने एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया था, एक क्वेश्चन आप लोग बोला आप लोग सॉल्व कर लेना। हमने बोला भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम आसान है लेकिन आ सकता है, और देखो सीधे आ गया। भाई उसमें 100 टर्म दिया था, 50 टर्म 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया अपने असाइनमेंट के पहले पेज पर। ओके, तो अब अगर आप सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आप अगर निकालो तो कितना आसान होता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, और नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो म्यू नॉट NI अपान कितना 2r। अब देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ का, कैलकुलेशन। एग्जाम में जो स्टूडेंट इसको फॉर्मूला अप्लाई किया होगा तो गुणा भाग में अटका होगा, क्योंकि आंसर देखो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई भी आपको लिखना है। तो यहाँ लिख दो बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 रख देना है, इंटू n कितने टर्न है 100, इंटू करंट कितना है 7 है, अपान 2, और रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, रेडियस यहाँ पर देखो दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर -2। ओके, अब यहीं पर कैलकुलेशन है। अब जो बच्चा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलर्ट होकर सॉल्व किया होगा उसका आंसर आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे लिख देना है 4, अब पाई का वैल्यू रख देना है बेटा 22/7। क्यों 22/7 रखना है, क्योंकि 7 से 7 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इंटू 10 पावर -7, इंटू यह आ गया बेटा 100, इंटू यहाँ से आ गया 7, अपान पहले से कितना है 2, और ये मिला दो तो 10 पर कितना आ गया -1। इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। ठीक है, तो आया था तो फॉर्मूला बेस ही, लेकिन यहीं पे कैलकुलेशन था। कुछ बच्चे तो कैलकुलेशन करते करते उलझ गए होंगे, नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, लेकिन कैलकुलेशन स्ट्रांग रहना चाहिए, इसलिए खूब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन क्या हो, स्ट्रांग हो। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेट इसको करके सॉल्व करना है आपको। तो 4.4 मिली टेस्ला इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लो 10 नंबर क्वेश्चन। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग्स डबल्स लाइट ऑफ यंग्स डबल्स इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट। देखो YDSC का क्वेश्चन है ना। तो YDSC में क्या है कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें जो सोर्स है व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल कलर नहीं है, सारे कलर क्या हैं, मिक्स हैं। तो सेंटर पे तो हमेशा ब्राइटनेस आपको मिलेगा ही, बोलो सेंटर पे क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा, वाइट लाइट है, क्योंकि वहाँ पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अदर कोई दूसरा पॉइंट माने तो अदर किसी दूसरे पॉइंट पर जब लाइट जाता है तो उसका वेवलेंथ क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। इसलिए सेंटर पे ब्राइटनेस मिलेगा और उसके बाद से अलग अलग कलर के उसके चारों तरफ मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑन इक्वल विड्थ, इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिसअपीयर। क्यों डिसअपीयर होगा, देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ये भी तो उससे गलत हो गया, सेंट्रल डार्क फ्रिंज तो होगा नहीं। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो सेंटर पे व्हाइट फ्रिंज होगा, सेंट्रल होगा, ब्राइटनेस होगा, व्हाइट होगा, और कुछ उसके चारों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगी। इस हिसाब से इसमें कौन सा सही है, 4 ऑप्शन सही है। जबरदस्त थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आया है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी तो सिंपल क्वेश्चन, देखो डायमेंशन से 3-4 क्वेश्चन आ गया। बार बार बोलते थे ना यूनिट डायमेंशन से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन तो आ ही गया। वन कैलिपर्स का क्वेश्चन आ गया है, देखो ये भी क्वेश्चन आ गया है। द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन दो सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल तो डायमेंशनलेस होता है प्यारे बच्चों। तो डायमेंशनलेस देखो, एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस तो डायमेंशनलेस है नहीं, स्ट्रेन एंड एंगल देखो डायमेंशनलेस होता है।
देखो नीट 2 साल पहले अभी ये क्वेश्चन सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल और स्ट्रेन का नाम लेकर के क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो देखो स्ट्रेन एंड एंगल ये दोनों डायमेंशनलेस होंगे, तो सॉलिड एंगल इससे इक्विवेलेंट है, तो सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जबरदस्त यहाँ का है ना। ए मास ऑफ प्लेनेट का मास 1/10 ऑफ द अर्थ है ना। जो प्लेनेट का मास है वो अर्थ के मास का क्या है 1/10 है, और डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। डायमीटर का मतलब क्या हो गया, रेडियस लिख लो। तो प्लेनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस का क्या है 1/2 है। तो उस प्लेनेट पे ग्रेविटी बताना है और अर्थ पे ग्रेविटी हम अपना तरफ से 9.8 रख देंगे। तो यहाँ से आप लगा दो ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r²। तो यहाँ से हो गया बेटा प्लेनेट पे ग्रेविटी अपान अर्थ पे ग्रेविटी इज इक्वल टू G हट गया, तो यह हो गया मास ऑफ अर्थ अपान नहीं मास ऑफ प्लेनेट आ जाएगा ना, पहले प्लेनेट है अपान प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर, और ये पलट जाएगा तो अर्थ के रेडियस का स्क्वायर अपान मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर देखा जाए तो मास ऑफ प्लेनेट अपान मास ऑफ अर्थ का वैल्यू 1/10 रख दो, 1/10। और यहाँ से देख लो है ना, यहाँ से अर्थ का रेडियस अपान प्लेनेट का रेडियस बराबर 2 हो जाएगा। तो अर्थ का रेडियस अपान प्लेनेट का रेडियस, देखो अर्थ का रेडियस अपान प्लेनेट का रेडियस हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आ गया 4/10। अब प्लेनेट पे आपको क्या चाहिए ग्रेविटी, तो प्लेनेट पे ग्रेविटी इक्वल टू 0.4 ये आ गया इंटू अर्थ पर ग्रेविटी, तो आ गया बेटा 0.4 इंटू अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो कितना है 9.8। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 8 जा यहाँ 2 आ गया, और ये आ गया 4 9 जा 36 है ना, 4 9 जा 36, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई किए हो 4 × 8 3, तो यहाँ 3 आके ऐड हो गया, तो देखो आ गया ना 3 9, और ये पॉइंट लग जाएगा कितने प्लेस पर, वो 2 प्लेस पर, तो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका देखो आंसर आ गया। ओके, तो ये भी फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन था, देखो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का एकदम सिंपल फॉर्मूला देखो पूछा है। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, बोले थे ना बेटा ग्रेविटेशन से लास्ट का मैकेनिक्स की ग्रेविटेशन हो, रोटेशनल मोशन हो, SHM हो, इससे फिक्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और सबसे क्वेश्चन आया है। मैकेनिक्स के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, यूनिट डायमेंशन से तो कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन को टच नहीं किया है, फ्रिक्शन को टच नहीं किया है, बाकी सबसे क्वेश्चन आया है। वर्क ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन आ गया, न्यूटन्स लॉ मोशन से भी क्वेश्चन आया है ना, सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया, रोटेशन ग्रेविटेशन SHM सबसे क्वेश्चन आ गया। देख लो न्यूटन्स लॉ मोशन का एक क्वेश्चन है 13, याद करो आप, असाइनमेंट उठा करके देखो, नोट्स उठा करके देखो। 4-5 ब्लॉक वाले क्वेश्चन कराए गए थे, 2 ब्लॉक वाले क्वेश्चन कराए गए थे, 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन कराए गए थे, पुल और पुश वाले क्वेश्चन कराए गए थे। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन आ गया। देखो 2 ही ब्लॉक वाला, वो भी क्या है खींचा नहीं जा रहा है, पुश किया जा रहा है। तो पुश का केस है, तो यहाँ का क्या निकालना है फोर्स F' आपको बताना है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि पूरे का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो F बराबर ma से एक्सेलरेशन निकाल लो। फोर्स कितना लग रहा है 10, और मास कितना है बेटा, मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन आ गया a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ का फोर्स निकालना है तो इसका FD बना लो, है ना, FD बना लो। तो FD जब बनाओगे तो ये आपका मास हो गया 3 kg, ये मास हो गया 2 kg, इधर फोर्स F लग रहा है, तो यहाँ का फोर्स F' लगेगा, नहीं ये इसको पुश कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो F' इज इक्वल टू आ गया 3 × a, और यहाँ आ गया 3, और a का वैल्यू कितना आया है 2 बराबर 6 न्यूटन का फोर्स। देखो आ गया कितना आसानी से, देखो 6 न्यूटन। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम कुछ भी बझाया नहीं इसमें। ऐसे खूब क्वेश्चन क्लास में कराए गए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा था न्यूमेरिकली, मतलब टाइम टेकन वाला थोड़ा क्वेश्चन था। जितना ही स्पीड में जो स्टूडेंट इसको सॉल्व किया होगा वो बेनिफिट में रहा होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का देखो वैल्यू दे दिया है। मैग्नेटिक नीडल ऑफ 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है।
और द मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखो इतना दिया है, और उसके बाद से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल इतना दे दिया है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो बेटा, t इज इक्वल टू बार मैग्नेट का टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपान क्या होता है mb। देख लो अब पूछ क्या रहा है इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल का वैल्यू x इंटू इतना दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट m, तो इसका तुम स्क्वायर कर दो तो t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 4 पाई। ये था भाई क्वेश्चन एग्जाम में टाइम टेकन का, मतलब है फॉर्मूला बेस ही, अब जो जितना स्पीड में सॉल्व किया होगा 4 पाई स्क्वायर I अपान mb। ओके, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो m इज इक्वल टू m इधर कर दो, तो देखो आ गया 4 पाई स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपान t स्क्वायर इंटू कितना आ गया b। ओके, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि पाई का भी वैल्यू रखना है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना पड़ेगा, 3.14 नहीं रखना है। तो ये आ गया 4, अब पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, तो देखो 22/7 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.049, तो इसको लिख दो 49 इंटू 10⁻³ लिख दो प्यारे बच्चों, अपान मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.049, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है लिखने में। हाँ, b का वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं 49 इंटू 10⁻³ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू देखो यहाँ दिया है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लो। देखो 20 आसलेशन करने में 5 सेकंड का समय ले रहा है, तो एक आसलेशन का कितना टाइम लगेगा, देखो 20 आसलेशन का 5 सेकंड का समय है, तो एक आसलेशन का जो टाइम होगा देखो 5/20 यानी आ जाएगा कितने सेकंड 1/4 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1/4 का स्क्वायर। ओके, अच्छा ये आंसर पाई के टर्म में दे रहे हैं, अच्छा पाई के टर्म दे रहे हैं, नहीं पाई को पाई स्क्वायर रहने दो तो और आसान हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये वैल्यू पाई रहने दो, क्योंकि ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई के टर्म आंसर देना है, तो देखो ये आ गया पाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करो बेटा, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद से इसको रख दो x इंटू 10⁻⁻5 के बराबर, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद से x इंटू, क्योंकि दिया है x इंटू 10⁻⁵ के बराबर रख दो, तो यहाँ से आ गया देखो 4 पाई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला गया, और यहाँ से आ गया 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपान 49 इंटू 10⁻⁻3, ये सब कट पिट करके सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, x का वैल्यू सॉल्व करने पर 1280 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में देखो क्वेश्चन था t इक्वल टू 2 पाई रूट भर I अपान mb। मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट के रिस्पेक्ट में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी टाइम पीरियड बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल का भी टाइम पीरियड बताया था, उसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। बस ये है कि यहाँ ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, इसी पर आपको ध्यान देना था, तो ये इसका आंसर सही है 1280 पाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, सर्किट से क्लोज है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। तो जब ये देखो तो स्पष्ट हमने क्लास में सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बताया था। तो जब सेल के प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है तो डिस्चार्ज होता है, सेल के प्लस टर्मिनल से करंट अंदर जाता है तो क्या होता है, चार्ज होता है। तो देखो प्लस से करंट बाहर निकल रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो पहले आप करंट फाइंड कर लो, करंट तो मन में ही सॉल्व हो जाएगा। देखो I इज इक्वल टू सर्किट का EMF 10 अपान रेजिस्टेंस 4 + 1 5, 2 एम्पियर का करंट आ गया। अब सेल का टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, तो डिस्चार्जिंग के केस में आप नोट्स पलट के देखिएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का टर्मिनल वोल्टेज हमने बताया था। तो डिस्चार्जिंग केस में V बराबर E माइनस क्या हो जाता है IR। तो यहाँ से E का वैल्यू है बेटा देखो 10, और करंट कितना है 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। तो ये आ गया 10 - 2 बराबर कितने वोल्ट, 8 वोल्ट का
टर्मिनल वोल्टेज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी 2023 में भी टर्मिनल वोल्टेज का क्वेश्चन आया था 2 सेल दे करके, और इस बार भी देखा जाए तो क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, पिछले साल जो था उससे भी आसान क्वेश्चन इस बार देखो टर्मिनल वोल्टेज का आ गया। 8 वोल्ट यहाँ पे आंसर दिख रहा है। आई होप इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व किए होंगे। एसएचएम का आसान क्वेश्चन है। एसएचएम से जल्दी वाला आसान क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो इक्वेशन दे दिया है और क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इसका देख लो यहाँ पर दिख रहा है 5। तो एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, 5 है मीटर। और टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो देखो ओमेगा टी के स्थान पर, ओमेगा टी के स्थान पर है पाई टी, और ओमेगा को लिख दो 2π/t इंटू टी बराबर कितना आ गया, पाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड कितने सेकंड आ गया, 2 सेकंड का टाइम पीरियड आ गया। सीधे सीधे आंसर मिल गया, एम्पलीट्यूड 5 मीटर और टाइम पीरियड 2 सेकंड। ये भी आसान क्वेश्चन था एसएचएम का। आई होप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। तो यही तो है खास बात कि एग्जाम में क्या कर रहे हो आप लोग। जो बच्चे थोड़े से नंबर से रुक जा रहे हैं उससे यही गलती हो रही है कि जो सब्जेक्ट को पहले टच कर रहे हैं उसी पे 1 घंटे से ज़्यादा समय दे रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट में उनका समय पड़ जा रहा है कम, और उसके आते हुए क्वेश्चन छूट जा रहा है। तो क्या फ़ायदा, आते हुए क्वेश्चन आपका छूट रहा है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम का एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि हमको किसी भी सब्जेक्ट पर एक लिमिट जो टाइम है उससे ज़्यादा समय नहीं देना है, उतने समय में इतनी स्पीड बना के उसको करना है, संभल के करना है। और आज तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसी स्ट्रेटजी से वो सेलेक्ट हुए हैं, और इस बार भी जितने बच्चे अच्छे नंबर पा रहे हैं उनका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स अच्छे नंबर आ रहे हैं सिलेक्शन वाले, वो भी यही किए, उनको समय कम नहीं पड़ा है प्यारे बच्चों। अभी ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे बात हुई है जो कह रहे हैं सर हम लोग पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन चांस है कि हम लोग भी निकल जाएंगे। ठीक है, तभी ढेर सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो कि सिलेक्शन आ रहे हैं, और जब रिजल्ट निकलेगा तो जश्न का माहौल रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन बेटा 17, क्या गजब क्वेश्चन है, याद करो। पूरा मैटिज्म में हमने लास्ट में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, डायमेटिक, पैरामेटिक, फेरोमेटिक, पूरी वही कहानी उठा के दे दिया है, जिसमें कि हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फेरोमेटिक सब्सटेंस का बताया था कि एक से बहुत ही ज़्यादा होता है, ये सब बताया था। डायमेटिक की ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 यानी निगेटिव होता है। डायमेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बेटा, निगेटिव। और इसी तरह से पैरामेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो लेस देन, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। तो उसी से पकड़ना था। अब इसमें देख लो, डायमेटिक दिया है, फेरोमेटिक दिया है, पैरामेटिक दिया है, तो एक तो कहानी सीधे दिख रहा है। देखो काई का वैल्यू ससेप्टिबिलिटी देखो 1 से बहुत ज़्यादा है, तो ये तो सीधे आ गया फेरोमेटिक। बोलो फेरोमेटिक आ गया, यानी बी का किससे जाकर के मैचिंग है, थर्ड से। तो बी के मैचिंग थर्ड से देखो ए ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में है, तो ये थर्ड और फोर्थ गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ही तो बचा। अब इसी ऑप्शन से ही आप पकड़ो आंसर, इसी से आंसर पकड़ो। ठीक है, अब देखो बी का थर्ड है तो ए का क्या दिया है 4। देखो डायमेटिक, अच्छा ये देखो नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक में तो ससेप्टिबिलिटी तो होगी ही नहीं, जो ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव, वो तो 0 होगा। तो क्लियर हो गया कि नॉन मैग्नेटिक जो डी है इसकी मैचिंग पहले से है ना। तो डी की मैचिंग पहले से देखो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। चलो ये तो चलो ठीक हो गया। इसके बाद से आ गया पैरामेटिक और डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है मतलब 0 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देख लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 इज मोर देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, 0 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ज़्यादा है, यानी 0 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ज़्यादा है, ससेप्टिबिलिटी उसकी नेगेटिव है। इसका मतलब डायमैग्नेटिक की मैचिंग किससे है, सेकेंड से। तो डायमैग्नेटिक मतलब ए का मैचिंग सेकेंड से, तो ए का मैचिंग सेकेंड से देख लो बेटा, बी ऑप्शन दिख गया, ए क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब मैचिंग वाले होते हैं आसान होते हैं, लेकिन टाइम तो लगता है। यही तो हुआ था इस बार बायो में, क्या होता है 31-32 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें कि मैचिंग कराना था आपको, मैच कराना थोड़ा टाइम लगने लगता है, लेकिन आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ बच्चे खूब संभल के कर रहे थे भाई गलत ना हो, लेकिन संभलते संभलते भर में उनका टाइमिंग 1.5 घंटा चला गया, बाकी सब्जेक्ट में उनका टाइमिंग कम पड़ गया, आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसे बच्चे जाके बॉर्डर पर लटके हुए हैं। अब उनके दिल से पूछो कैसे बीत रही होगी, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे स्पीड बढ़ा के किए, कई बार रिवाइज किए थे उसको, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो देखो सेलेक्ट भी हो रहे हैं। क्या गजब मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बेटा,
एकदम नोट्स पलट के देखना, स्पष्ट हमने लिखाया था कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एकदम अलग अलग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उसके थ्योरी से क्वेश्चन आया है। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। रिवर्स बायसिंग में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है और किसके द्वारा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। तो आप नोट्स पलट के देखिए, थ्योरी हमने लिखा है, इसे लिखा है माइक्रो एम्पियर लिखाया है हमने, और उसके बाद से ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट दिया है, तो देखो बी वाला क्या दिया है, इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इन द करंट इज माइक्रो एम्पियर, एकदम सही, माइक्रो एम्पियर। नोट्स में देखिएगा हमने माइक्रो एम्पियर हमने लिखाया था, बट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कह दिया, गलत कर दिया। रिवर्स बायसिंग है तो माइनॉरिटी के द्वारा होगा ना बेटा, तो बी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब ए वाला देखिए, फॉर द सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक किस क्वाड्रेंट में, मतलब गजब, एकदम यही नाम लेके हमने मॉडर्न फिजिक्स में बताया था, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी सब बताया था और बोला था कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से आप नोट्स पलट के देखिएगा कि सोलर सेल का इधर वी और आई कर्व में हमने सोलर सेल का कर्व देखो यहाँ पर बनाया था, इसको ए और इसको क्या कहते थे, बी पॉइंट कहते थे, है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। नोट्स पलट कर देखिएगा तो किस क्वाड्रेंट में है बेटा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनता है ना। तो ये कह रहा है कि फॉर द सोलर सेल वी आई कैरेक्टरिस्टिक किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां आकर के बनेगा, एकदम सही कह रहा है। तो ए वाला सही है, बी वाला क्या है, गलत है। तो देखो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। मतलब जबरदस्त थ्योरी, अगर स्थिर होकर ना क्लास में इतना पढ़ाया जाए प्यारे बच्चों, तो ये आपके दिमाग में ही नहीं आएगा ये सब कॉन्सेप्ट, लेके बुक ढूंढते ही रह जाओगे लाइन। आप पेज पलट के देखिए, आप कॉपी उठाइए जो आपने यहाँ कोचिंग में पढ़े हुए हैं, एकदम ये लाइन क्लियर बताया गया है, ये ग्राफ बताया गया है सोलर सेल का। हम बोले भी थे क्लास में कि ये भी पूछ सकता है कि ये किस डिवाइस का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, एकदम वही उठ के आया है। ये पलट के देखिएगा, एकदम हमने लिखाया है, जो रिवर्स बायस करंट होता है माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है और ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। यहाँ देखो लिखा है माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजॉरिटी, बोलो। तो ये सब आप तैयार करते ही रह जाओगे, लेकिन वही क्लास में बैठ के कॉन्सेप्ट सुन लो, समझ लो, तो फट से क्या हो जाता है प्यारा बच्चों, तैयार हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लो, 19 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही कह रहा है, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एकदम सही कह रहा है भाई, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के कारण न्यूट्रल होता है। यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देखो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। अब बी और डी में बस हमको विचार कर लेना है। तो देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अच्छा, इसमें दोनों करेक्ट लिख रहा है और यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब सेकेंड क्या कह रहा है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो अपने स्पेक्ट्रम को तो एमिट करते ही हैं, है ना। और ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। तो सारे एलिमेंट के एटम स्टेबल बेटा होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आखिर स्टेबल होते तो रेडियो एक्टिविटी कैसे होती, वो तो अनस्टेबल होता है ना, तभी तो उसमें उनका न्यूक्लियाई डीके होता रहता है। तो यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूजन है बेटा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ईच एलिमेंट लिख दिए हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 जो होगा इनकरेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये इसको स्टेबल मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर स्टेबल होते तो फिर रेडियोएक्टिविटी कैसे होता, बोलो। तो अब जब एनटीए का जब आंसर की आएगा तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि ये क्या इसमें ये सही कर रहे हैं। वैसे बायो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, इतना ज़्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चन थे कि थोड़ा बहुत उसमें भी इधर उधर हुआ है। कुछ क्वेश्चन के आंसर सही लग नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन बोनस में भी जाएं, बोनस मार्क्स भी कुछ बन सकता है। तो ये सब क्लियर होगा। अब एनटीए जब अपना आंसर की जब जारी करेगा तो उसी से सब समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर दे के आ रहे हैं। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इस वर्नियर कैलिपर्स का देख लो, वर्नियर कैलिपर्स में 1+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल के 1 डिवीजन का वैल्यू इतने mm है। तो
तो लिस्काउंट पूछ रहे हैं, तो लिस्काउंट का देख लो, आप पेज पलट के देख लेना कि वन कैलिपर्स में लिस्काउंट का ट्रिक हमने बताया था, और वो ट्रिक क्या था प्यारे बच्चों, A इंटू एस अपान एन। ए क्या होता है कि मेन स्केल का कितना डिवीजन वर्नियर के कितने डिवीजन से कोइंसाइड करा उसका डिफरेंस। तो देखो ना, वर्नियर का n+1 डिवीजन मेन के n डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो डिफरेंस 1 का हो गया, तो एक आसान पे 1 लगा दो। और s का वैल्यू यहाँ पे देखो 0.1 mm दिया है, तो 0.1 mm लिख दो, है ना, mm अपान n क्या है, n है वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो वर्नियर स्केल पे बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n नहीं है, n+1 है, तो यहाँ लिख दो प्यारा बच्चों n+1। अब आंसर तो दिखने लगा, आंसर दिखने लगा, n+1 डिनोमिनेटर में होने चाहिए आंसर है, क्योंकि सेंटीमीटर में देना है, ये मिलीमीटर में है, इसको आप बदल लो तो 1/100 और ये आ जाएगा n+1। एकदम यही क्वेश्चन n+1 के टर्म में आप असाइनमेंट उठा के देखिएगा। अपने पहला जो असाइनमेंट आप कोचिंग में आए थे तो वन कैलिपर्स यूनिट डायमेंशन का जो असाइनमेंट मिला था उसमें वन कैलिपर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन n+1 के टर्म में उसमें आपको 2 जगह मिलेगा, सीधा वही क्वेश्चन कट करके पेस्ट कर दिया है। वन कैलिपर्स का एकदम आसान क्वेश्चन, इसका ट्रिक हमने क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर लेना है, चुटकी बजा के ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब सिंपल क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर खूब कराए थे क्वेश्चन, असाइनमेंट में 18 क्वेश्चन थे, उतना सॉल्व कर लो तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो प्राइमरी अपान सेकेंडरी का टर्न रेशियो दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंडरी टर्न अपान प्राइमरी टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपान प्राइमरी वोल्टेज। ये सीधे मन में रखो, तो देखो सेकेंडरी वोल्टेज अपन प्राइमरी वोल्टेज पूछ रहा है, तो सेकेंडरी वोल्टेज अपन प्राइमरी वोल्टेज ये हो जाएगा सेकेंडरी टर्न अपन प्राइमरी टर्न, इसको पलट दो, आंसर देखो 2 दैट इज 2:1 आंसर आ गया, सीधा सीधा। अब कुछ बच्चे नहीं ध्यान दिए होंगे, 1:2 पे टिक लगा दिए होंगे, क्योंकि ये रेशियो इतना है तो समझ गए होंगे ये भी उतना ही रेशियो होता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। हमने नोट्स पलट के देखना, V2/V1 बराबर N2/N1 हमने लिखाया था, सीधे उसी पे क्वेश्चन आ गया है। अब तुम जानबूझ के गलत कर दो, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, अनपोलाइज लाइट बीम स्ट्राइक ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर्स एंगल। याद करो बेटा, जब पोलाइजेशन हमने पढ़ाया था तो पोलाइजेशन एंगल को हमने बोला था कि ब्रिस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। और जब किसी ग्लास प्लेट पर आप पेज पलट के देखिएगा बेटा, पोलाइजेशन कॉपी उठाइएगा नोट्स और देखिएगा, जब ग्लास पर इस पर जब कोई लाइट पड़ता है तो हमने डायग्राम बना के उसको बताया था, हमने बोला था कि एनसीईआरटी में पूरा दिया है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, और जब ये अनपोलाइज लाइट इस पर पड़ता है प्यारे बच्चों, पेज पलट के देखिएगा आप लोग, तब विश्वास होगा कैसे नोट्स से क्वेश्चन आया है। और यह है पोलाइजेशन एंगल। तो यहाँ से हमने बोला था कि यहाँ से लाइट पार्शियल रिफ्लेक्ट भी होता है और पार्शियल रिफ्रैक्टेड भी होता है, और जो पार्शियल रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट होता है, देख लो, है ना, कंप्लीट पोलराइज। और ये होता है बेटा पार्शियल पोलराइज लाइट। आप पेज पलट के देखिएगा ऑप्टिक्स की कॉपी, जिसमें पोलराइजेशन निकाल के देखिएगा, ये डायग्राम हमने बनाया था, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, हमने लिखाया भी था कि ये पार्शियल कंप्लीटली पोलराइज होता है रिफ्लेक्टेड वाला, और रिफ्रैक्टेड वाला पार्शियल पोलराइज होता है। और यही 2 साल पहले नीट में फिर से आया था क्वेश्चन, जिसमें वो लिखा था कि जो रिफ्लेक्टेड होता है किस प्रकार का पोलराइज लाइट होता है, वही देखो क्वेश्चन रिपीट किया है। तो देखो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगा, बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। देख लो, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है ये। तो एनसीईआरटी का लाइन आप ऐसे थोड़ा समझ पाओगे, लेकिन क्लास में यही बोल बोल के बताया गया था, डायग्राम बना करके आप लोग रट भी लिए थे। अब उसको ध्यान दे करके एग्जाम में करना था, सीधे नोट से थ्योरी आया है ना, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट। देखो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली, ये तो गलत कर दिया। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीट, ये भी गलत कर दिया। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड विल बी कंप्लीट, ये भी गलत। सीधा आंसर पहला दिख रहा है ना। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सही किया होगा। नोट्स जिनका गलत हुआ है वो नोट्स एक बार पलट के देखेंगे, कॉपी देखेंगे पोलराइजेशन का कि किस तरह से हमने डायग्राम बना के इसको बताया था। 23 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। हमने बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की विशेषता देख रहे हो कि रिडबर्ग इक्वेशन आपको लगाना है। देख लो N2 से N1, N2 से N1 है ना, फाइनल इनिशियल सब दिया है, उससे जनरेटेड वेवलेंथ दिया है। तो अब ये नहीं कि रिडबर्ग इक्वेशन लगा कर अब एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख रहे हो कितना वेवलेंथ आ रहा है, ये आपको कॉमन सेंस से लगाना था। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है,
एक ऑर्बिट का डिफरेंस है, 4 से 2 में 2 ऑर्बिट का डिफरेंस है, यहाँ देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ कितना है 4 का डिफरेंस है। और रिडबर्ग इक्वेशन कहता है कि जितना ही ज़्यादा लेवल का डिफरेंस होगा वेवलेंथ उससे जो रेडिएशन का जनरेट होगा उसका उतना ही कम होगा, वेवलेंथ उतना ही क्या होगा बेटा, कम होगा। तो देख लो मैचिंग कर लो, इसका डिफरेंस सबसे कम है तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगा, तो ए की मैचिंग होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन है, देखो ये सबसे ज़्यादा, तो थर्ड की मैचिंग ए से होगी। इसके बाद से ये देखो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे कम वेवलेंथ देखो ये डी की मैचिंग इससे होगी, डी की मैचिंग फर्स्ट से होगी। तो देख लो ए की मैचिंग थर्ड से, तो ए की मैचिंग थर्ड से एक ही आंसर मिल गया सीधे सीधे तीसरा, है ना। उसके बाद से देखो 4 की मैचिंग फर्स्ट से, तो 4 की मैचिंग किससे है, 4 यानी डी की मैचिंग देखो फर्स्ट से ऐसे मिल गया, मतलब सीधे आंसर सूंघ लेना था बेटा, देख लो सॉल्व नहीं करना है, एक ही से आंसर मिल गया, है ना। रिडबर्ग इक्वेशन क्या कहता है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना था, लेकिन इसको लगा करके कहीं कोई क्वेश्चन नहीं करना था, पता चला तुम सोल्यूशन में बचे थे तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे प्यारे बच्चों। बस ये देखना है कि डिफरेंस जहाँ कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ का वेवलेंथ कम होगा। देख लो इससे कितना अच्छा क्वेश्चन, ये देखो 24 आया है। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया और 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो गया है ना 100/10 इज इक्वल टू इस पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। उसमें से 5 पार्ट को कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा 5 × 10 बराबर कितने ओम, 50 ओम हो जाएगा। और उसमें से 5 पार्ट को पहले में कनेक्ट कर दिया, तो जब पहले में कनेक्ट करोगे तो ईच पार्ट 10 ओम का है, तो 10 में 5 से डिवाइड कर दो तो बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। फिर दोनों को क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया, देखो अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो नेट रेजिस्टेंस अब आएगा इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो तो हो गया 50 + 2 बराबर कितने ओम, 52 ओम। सीधे सीधे आंसर देखो ये दिख रहा है, सीरीज पैरेलल का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रिज्म का क्वेश्चन, लाइट रेज इंटर्स थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P with the angle of incidence 30 degree as shown in the figure. It travels through the prism parallel to the base BC. अच्छा, emerges along the face AC. The refractive index of the prism AC पे इमर्ज हो रहा है, मतलब देखो ये ग्रेजिंग हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है इसका, ग्रेजिंग, ये ध्यान दो, ग्रेजिंग हो रहा है, इंसिडेंट लाइट रेज है ना। और ग्रेजिंग हो रहा है मतलब क्लियर हो गया कि ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है। और ये भी लिख रहा है कि पैरेलल, मतलब ये जो लाइट रेज है इसके पैरेलल है, और ये क्या है बेटा, नॉर्मल, और ये क्या है, नॉर्मल। तो ये नहीं, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। और जब 90 डिग्री हो गया तो ये ग्रेजिंग हो रहा है तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - C। अब इसका देखो म्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो TIR का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, sin C बराबर क्या होता है 1/μ अप्लाई कर दो, sin C = 1/μ। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin 30 डिग्री अपान sin R, sin I अपान sin R, और R का वैल्यू यहाँ पर है 90 - C इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू। अब sin 30 का वैल्यू लिख दो 1/2, और sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये cos C इज इक्वल टू म्यू आ गया, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम लोग को क्या करना है, म्यू फाइंड करना है। तो यहीं पे म्यू का वैल्यू रख दो 1/, अब उन्हीं दोनों को सॉल्व करो किसी तरह से, 1/2 cos C इज इक्वल टू म्यू, 1/2 cos C, देखो 1/2 cos C इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू का वैल्यू है 1/sin C, यहाँ से आ गया 1/sin C, तो sin C इधर लेते आओ, तो sin C अपान cos C इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आ गया बेटा tan C, तो tan C इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो, है ना, इसको C कह दो, तो tan C इज इक्वल टू 2 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हो गया √/5
तो यहाँ से हम लोग को साइन सी का वैल्यू पता चल गया, तो साइन सी का वैल्यू 2/√5 आ गया, और ये वैल्यू 1/μ है, तो म्यू बराबर आ गया कितना, √5/2। देख लो म्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से √5/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था इसका। 26 नंबर क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म, देखो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कितना कई अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं किसे गलत कर दिए हैं, क्या इसमें नहीं सोच पाए, और जो सही किया वो उसका नंबर बढ़िया आया। स्पष्ट आप देखिए, आप सर्कुलर मोशन का कॉपी निकालिएगा, नोट्स निकालिएगा, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, हमने स्पष्ट लिखाया है। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन प्यारे बच्चों कर रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन बोलो, तो कहीं भी बॉडी अगर रहेगा तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गई, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा स्पीड कांस्टेंट होता है। लेकिन देखो स्पीड हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का जब नाम कहेगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जरा देखो भाई, एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे है तो डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन तो बेटा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहा है प्यारा बच्चों। तो देख लो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये दोनों वेरिएबल हैं, डायरेक्शन में वेरिएबल है। और नोट्स पलट के देखना, एकदम थ्योरी हमने लिखाया था, ये थारोली एक एक लाइन पूरा पढ़ाया गया है, और उसी नोट से एक एक लाइन क्वेश्चन भी आपको मिला है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकता है, वेलोसिटी तो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब कुछ बच्चे इस पर टिक लगा दिए, कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी अभी गलत हो गया, सीधे ऑप्शन सही है, ये तो एकदम सही करना था आप लोगों को। देखो रेडियोएक्टिव, ये अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन, ये सब हमने क्लास में बताया था। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। बीटा एमिशन तो E-1 लिखते हैं, चाहे इसको बीटा-1 लिखते हैं, है ना। तो जब अल्फा का एमिशन होता है तो अल्फा क्या होता है, 2He4 होता है। तो यहाँ से अगर देखें मास नंबर में तो 4 का डिक्रीमेंट होता है, ये एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होता है ना। तो तुम ये देखो कि यहाँ पर देखो, यहाँ E+ दिए हैं और यहाँ क्या दिया है E-। तो जब E+ और E- दोनों दे दिए तो E+ होता क्या है, E+ क्या होता है +1 बीटा 0, और E-1 क्या होता है -1 बीटा 0। तो इसका जब एमिशन होगा तो ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इसमें 1 माइनस हो जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो जब ये दोनों दे दिए तो एक बार जब इसका एमिशन होगा और एक बार ये साथ, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बढ़ाएगा तो एक क्या कर देगा, घटा देगा। बस यही दोनों एमिशन अब देख लो। तो जब अल्फा का एमिशन होगा तो अल्फा का मतलब क्या बेटा 2He4, तो 290 में से 4 माइनस होकर के यहाँ y जो बचेगा ये हो जाएगा 286, और 82 में से 2 माइनस होकर देखो 80 आ गया। और इन दोनों को कहानी छोड़ दो, सीधे इस पर आ जाओ। तो बीटा-1 का मतलब होता है -1 बीटा 0, तो बीटा 0 है का मतलब 286 का 286 रह जाएगा। देखो 286 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि -1 जब है, देखो -1 बीटा 0, तो 80 में से जब 80 में से -1 माइनस होगा तो बराबर 81 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर बच जाएगा क्या, यहाँ पर Q वाले में यहाँ आ जाएगा 286 और यहाँ आ जाएगा 81। तो कौन सा आंसर मिल गया, A। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचेगा बस इसी का एमिशन देखना है। तो ये जब एमिशन होगा तो ये जो 286 है वो ऐसे ही रह जाएगा, और 80 में जाकर के एक ऐड होकर के 81 हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन में था, मैक्सिमम बच्चे इसको सही किए होंगे। अब जो इसको गलत किया होगा तो फिर तो भाई उसका नंबर कम होगा ही। डाइपोल का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इस बार भी देखो डाइपोल का क्वेश्चन सेशन रीजन में आ गया है, एकदम आसान है। देखो पोटेंशियल एट द एनी एक्सियल पोजीशन 2 मीटर डिस्टेंस। भाई डाइपोल है अगर है तो डाइपोल में इधर -q चार्ज होता है, तो इधर क्या होता है +q चार्ज, और यहाँ से सारे डिस्टेंस देखे जाते हैं यहाँ से। तो किसी भी एक्सियल पॉइंट यहाँ पर अगर पोटेंशियल देखें तो ये देखो दूरी दिया है, और जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है ये होता है प्यारे बच्चों 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट P/r²। तो इसका वैल्यू हो गया बेटा 9 × 10⁻⁹, और P डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ये दिए हैं। देखो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिए हैं
4 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यानी दूरी, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 से 4 देखो कट गया और यह आ गया 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। देखो दिए हुए हैं, लेकिन प्लस माइनस इसलिए दिए हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये प्लस चार्ज की तरफ है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो वही यहाँ प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो। तो इस तरह से असर्शन इसका क्या है, देखो सही है। अब रीजन में आ जाओ तो रीजन दे रहे हैं कि फार्मूला ये होता है, जबकि फार्मूले में पी होता है बेटा, 2 कहाँ है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया एकदम, 2 होता ही नहीं है फार्मूले में। तो इस तरह से ए इज फॉल्स भाई, जबकि ए सही है, रीजन ए सही है, ये फॉल्स है तो गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ से देखो दोनों सही नहीं है, रीजन गलत है इसलिए भी गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एकदम सही हो गया, डी ऑप्शन। क्योंकि दिख रहा है कि ये वैल्यू इतना आ रहा है, अब पोटेंशियल के फॉर्मूले ही गलत दे दिए तो रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया। जब रीजन गलत हो गया तो 2 ऑप्शन में तो कह रहा है कि रीजन भी सही है, तो तुम छांट के आगे बढ़ो, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये जो कितना सिंपल क्वेश्चन था कैपेसिटर का, तुरंत आपका नजर जाना चाहिए कि जब 5 है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो इसमें आतंकवादी होगा, याद करो आतंकवादी का नाम लेते थे हम। इसका रेशियो 2 को बराबर कर दो, रेशियो बराबर कर दो तो ये बराबर आ रहा है रेशियो, तो ये इसमें चार्ज ही नहीं आएगा, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 1, इधर 2 और 2 मिलके हो जाएगा 1। अब पैरेलल में ये दोनों 1 और मिलके कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड। देख लो सीधा आंसर दिख रहा है, कहीं कुछ करना में देखो इन दोनों का रेशियो बराबर है तो ये हटेगा बीच में से, जब बीच में से हटेगा तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके 1 हो जाएगा, 2 और 2 मिल 1 हो जाएगा, 1 1 मिलके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके 30 नंबर क्वेश्चन, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ फोटान। देखो फोटान की एनर्जी भाई सबको पता है, एच नहीं होता है, इसमें क्या है, यानी ये तो करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटान इज लाइट स्पीड सी, ये भी सही है। और द मोमेंटम ऑफ ए फोटान P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू आ गया एच अपान लेमडा, और एच अपान न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लेमडा, तो लेमडा को लिख दो सी अपान न्यू, तो यहाँ पे लेमडा को जब सी अपान न्यू लिखोगे तो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो देखो मोमेंटम एच न्यू अपान कितना आ गया सी, ये भी सही है, देखो ए बी सी ये तीनों सही है। इन अ फोटान इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, फोटान प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज, फोटान पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, फोटान तो न्यूट्रल होता है, ई गलत हो गया, तो ए बी सी सही है, ई गलत है। अब आओ डी पे विचार करते हैं, लेकिन क्या लिखा है इसमें, करेक्ट आंसर आपको देखना है। तो ए एंड बी ओनली, देखो भाई ए बी सी तो तीनों सही दिख रहा है, यहाँ ए इंटू बी ओनली कह रहा है, ए सी डी ये भी गलत हो गया, ए बी सी डी ई, देखो ई फोटान प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, यानी हम लोगों ने गलत ढूंढा तो सही आंसर सीधे मिल गया। देखो ए बी सी डी यानी डी भी सही है। इन ए फोटान इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, भाई जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो चलेगा ही, और ये सब इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं इसलिए एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, इसलिए गलत आंसर जब उन्होंने ढूंढा तो सही आंसर अपने आप मिल गया। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगर हम लोग आगे बढ़ें 31 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 31 में ए बॉब इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड ओमेगा आरपीएम, मतलब ये भी सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का आया था, देखो ये भी एक दे दिया है। तो कोई भी स्ट्रिंग से किसी भी बॉब को अटैच करके जब सर्कुलर मोशन कराते हो तो उसमें जो टेंशन डेवलप होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर टेंशन होता है, तो जो टेंशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहा है कि ओमेगा है, चलो ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा
वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो टी डैश, मास वही रख दो, आर वही रख दो, इसको 2 ओमेगा कर दो, तो सीधा दिख रहा है। तो टी डैश बराबर आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, यानी बाद वाला जो टेंशन है पहले का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। ये तो सीधा एम आर ओमेगा स्क्वायर का क्वेश्चन था टेंशन का। 32 नंबर लॉजिक गेट के भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इसमें कुछ बच्चे अटके होंगे, लेकिन ऑप्शंस अगर पकड़ते तो आंसर मिल जाता। ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग थ्रू टेबल, है ना। तो वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, देखो ये पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन से आपको पकड़ना था। तो वाई का वैल्यू देखो बी के बराबर तो नहीं है, बी के बराबर होता तो ये 0 है तो ये भी 0 होता, 1 है तो ये भी 1 होता, लेकिन जरा बी कॉम्प्लीमेंट जरा देखो, बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ये 4 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ देख रहा है कि y का जो वैल्यू है देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, यानी y जो है वो क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना था, ऑप्शन सही आपको पकड़ना था, जिसमें डी ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है कि ये b का कॉम्प्लीमेंट है। आंसर आ गया। लॉजिक गेट का 2 क्वेश्चन हो गया, ऐसा पहली बार हुआ है। लॉजिक गेट का हमेशा एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता था, लेकिन तो 2 क्वेश्चन दे के और पेपर आसान बना दिया उस हिसाब से। 33 नंबर क्वेश्चन में द मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ लेंथ, देखो यल लेंथ 1 मीटर दिया है, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस, देखो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 2 × 10⁻11 MKS यूनिट में, और इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज इतना, देखो इलास्टिक लिमिट दी है, यानी स्ट्रेस फोर्स अपान एरिया का वैल्यू देख लो 8 × 10⁸ दिया है, तो वही पूछ रहे हैं कि इलांगेशन कितने का होगा, इलांगेशन निकाल लेना है। इसके लिए यंग्स मॉडुलस का बेटा फॉर्मूला लगा दो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू इलांगेशन अपान यहाँ क्या आ गया कैपिटल एल। तो यहाँ से देखो इलांगेशन पूछ रहे हैं, तो इलांगेशन इज इक्वल टू एफ अपान ए अलग कर लो, यल को ऊपर रहने दो, यंग्स मॉडुलस से क्या कर दो डिवाइड कर दो, और एफ अपान ए का वैल्यू 8 × 10⁸ लिख दो, है ना। यल का वैल्यू 1 मीटर लिख दो, 1 मीटर लेंथ दिया है, और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 2 × 10⁻11 लिख दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये देखो आ गया 2, 8 से कट के 4 आ गया, 4 × 10⁻8 - 11 - 3 मीटर, यानी 4 मिलीमीटर का क्या आ गया बेटा, इलांगेशन आ गया। देख लो 4 मिलीमीटर का इलांगेशन, मिलीमीटर नहीं आएगा, 4 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 0.4, 40, और फिर से देख लें 2 4 जा 8, ये आ गया -3, हाँ ठीक है 4 मिलीमीटर ये आएगा। ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर के सरफेस पे एक डिस्क ला कर रख दिया है, देख लो, इसको ऊपर फोर्स लगा के क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो जो वाटर है इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो याद करो सरफेस टेंशन जब हम बताए थे तो उसमें सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था, सरफेस टेंशन इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी विच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। और एकदम डिस्क वाला क्वेश्चन हमने गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज में दिया भी था, और वही क्वेश्चन उठा करके दे दिया है, बस वैल्यू क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा सरफेस टेंशन इनटू डिस्क का टोटल पेरीमीटर, कितना हो जाएगा 2πr, यही रिंग होता तो ये 4πr यूज होता। अब देख लो प्यारे बच्चों कि सरफेस टेंशन का वैल्यू ये देखो दिए हैं 0.07 × 2, अब पाई के स्थान पर आपको 22/7 रख देना था, जैसे 7 से 7 कट जाता, है ना। और रेडियस कितना दिए हुए हैं 4.5 सेंटीमीटर दिए हैं, तो 4.5 को 10⁻⁻2 करके मीटर में बदल लेना था, सेंटीमीटर को उसमें बदल लेना था मीटर में। अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19.8 × 10⁻³ न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं बेटा 19.8 मिली न्यूटन। ओके, ये आंसर है।
एकदम फार्मूला बेस है, याद करो जो लोग गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज देते थे उसमें इलास्टिस ये सरफेस टेंशन का ये क्वेश्चन हमने दिया था। तो कई बच्चे आके डिस्कस कर रहे थे सर ये 2πr कैसे यूज़ हुआ, ये 2πr 4πr क्यों नहीं यूज़ हो रहा है ना। तो हम बताते थे कि देखो 2πr से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सरफेस टेंशन के लगने वाले फोर्स में टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी विच विल बी इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड यूज़ किया जाता है। 35 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, सीधे आपको सॉल्व कर लेना था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो सीजीएस में दे दिया है, मास दे दिया है, बस लेंथ पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है भाई, सबको याद, हमने क्लास में कराया था सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर इज इक्वल टू 12I अपान मास, है ना। तो ये हो गया 12 और I है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 20, कहीं कुछ बदलना नहीं है, सीजीएस मेंशन देना है 2400 अपान मास का वैल्यू 400 ग्राम, सब सीजीएस में ही निकालना है। देखो 400 ग्राम और ये 2400 और ये 12। अच्छा ये L स्क्वायर आएगा भी, ध्यान देना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये आ गया देखो, तो ये आ गया 72, तो जो L आ गया √72, रूट ओवर 72 आ गया। तो इसका नियर अबाउट अगर रूट निकाल लो तो 8 से ज़्यादा 9 से कम, 8 से ज़्यादा 9 से कम यानी लगभग यही ऑप्शन देखो, 8 से ज़्यादा 9 से कम यही एक है, 8.5 सेंटीमीटर, सीधे सीधे मिल गया, है ना। तो इसमें करना क्या था, यही बस फार्मूला याद रहता। और ये भी पता होना चाहिए कि रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस नहीं लेंथ यूज़ होता है, 1/12 ml स्क्वायर से सॉल्व हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन ग्रेविटेशन का देखो, एक और क्वेश्चन आ गया ग्रेविटेशन इसका, और देखो आया था Gm/r² पे ये भी। और ये आप प्यारे बच्चों विश्वास नहीं होगा आपको, असाइनमेंट जरा उठाइएगा ग्रेविटेशन का और लास्ट में देखिएगा ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन, 2 जगह असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर में भी हमने दिया था। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको सबको आंसर याद था, ये वाला आंसर सबको याद था, वो देखे होगे कि जब वो साल के एग्जाम में सामने आया होगा तो सीधा टिक लगा के आगे बढ़े होगे, साल भी नहीं करने का आवश्यकता पड़ा होगा। हमेशा बच्चों को याद रहता है, जो अच्छे बच्चे हैं हमेशा क्वेश्चन करते हैं 5/6 Gm/6। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना। ये क्लास में हमने क्वेश्चन कराया भी था और असाइनमेंट में देखिएगा ये क्वेश्चन है ना। ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस इसका कितना है r है, और यहाँ से 2r लैटिट्यूड पे जाना है, यानी हाइट दिया है 2r, यहाँ तक लाके इसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है। तो यहाँ से इसकी पूरी दूरी कितनी हो गई 3r। अब कितने एनर्जी से इसको लॉन्च किया जाए, नहीं मिनिमम काउंटिंग एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो जो मास है उसकी काउंटिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, तो इसकी काउंटिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो काउंटिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया बेटा -Gme इंटू उस बॉडी का मास m अपान देखो r इजकल टू यहाँ आकर के इसको ऑर्बिट में सेट करना है, यानी यहाँ पे इसको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gme m अपान 2 इंटू और ये हो जाएगा स्मॉल r मतलब ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितनी हो गई 3r। तो यहाँ से देखो काउंटिंग से निकाल लेना है, ये टर्म उधर चला गया तो उधर चला गया, तो Gme m अपान r और ये -Gme m अपान देखो कितना आ गया 6r। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1 - 1/6 बचेगा, तो आ जाएगा 5Gme m अपान 6r। देखो आंसर आ गया। अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सेकेंड लेवल में है या ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बच्चों को इसका आंसर भी याद रहा होगा। डायमेंशन का कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आया है बेटा, हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। डायमेंशन का क्वेश्चन, फोर्स डिफाइंड बाई, देखो F इक्वल इतना दिया है, अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायमेंशन लेस है। तो करना कुछ नहीं था, अल्फा बीटा का डायमेंशन यहाँ से निकाल लेना था। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देते तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन F के बराबर है, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा F अपान टी स्क्वायर और बीटा का डायमेंशन यहाँ से हो जाएगा F अपान टी,
देखो एफ अपान टी। अब इसमें आपको चेक कर लेना था अल्फा बीटा अपान टी डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो अल्फा बीटा देखो अल्फा बीटा अपान टी को डायमेंशनलेस है कि नहीं, तो अल्फा का वैल्यू रख दो तो एफ अपान कितना आ गया टी स्क्वायर इंटू बीटा का डायमेंशन एफ अपान क्या रख दो टी। और पहले से टी नीचे है ही है तो मिला के एक टी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो डायमेंशनलेस तो आ नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। ऑप्शन सही पकड़ना था इसको, ओके, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद से बी ऑप्शन को अगर चेक करें, देखो बी ऑप्शन को अगर चेक करें तो बीटा टी अपान अल्फा, तो बीटा का वैल्यू अगर रखते एफ अपान टी और एक टी ऊपर है और अल्फा का वैल्यू रख दो एफ अपान टी स्क्वायर, तो एक टी कट के एफ कट के टी स्क्वायर का डायमेंशन आ गया, तो ये भी तो गलत हो गया प्यारे बच्चों, देखो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो अल्फा इंटू टी अपान बीटा है, देखो अल्फा इंटू टी अपान क्या है बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू रख दो एफ अपान टी स्क्वायर, एक टी ऊपर है और बीटा का वैल्यू रख दो एफ अपान टी ऊपर चला गया, देखो इससे सब कट करके बराबर क्या आ गया डायमेंशन लेस, यानी m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, देखो आ गया डायमेंशन लेस। कौन सा ऑप्शन मिल गया सी। ये तो आसान क्वेश्चन था डायमेंशन का, इसको सॉल्व करना था और जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं सॉल्व भी किए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ए सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस in front of a strong magnetic pole, a force is needed to hold the seat there if it is magnetic। तो प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि एक सीट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के पास, तो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको होल्ड करने के लिए। तो अगर देखो कह रहा है सीट इज मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मतलब अगर वह पैरा या फेरो है तो वह जो पोल के पास रखे हो तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे होल्ड करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर डायमेटिक है तब तो रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तभी भी होल्ड करने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होल्ड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सही है कि फोर्स लगाना पड़ेगा। होल्ड द सीट देयर इफ द नॉन मैग्नेटिक, हाँ अब देखो नॉन मैग्नेटिक है तब इसको होल्ड करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, इसलिए ये भी तो गलत हो गया। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल, पोल से सीट को दूर ले जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट इज़ कंडक्टिंग। अच्छा जो सीट है वो कंडक्टिंग है तो मैग्नेट से जब दूर ले जाओगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा क्या। तो जब उसको आप दूर ले जाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो फ्लक्स उसको कट करेगा जब दूर जाएगा तो फ्लक्स में चेंजिंग होगी, अब फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो उसमें करंट इंड्यूस होने लगेगा जिससे कि वो दूर जाने का अपोज करने लगेगा, इसलिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए, इसलिए सी भी सही है। अब कह रहे हैं मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग। तो देखो नॉन कंडक्टिंग अगर है तो करंट ही इंड्यूस उसमें नहीं होगा, तो कोई अपोजिंग नहीं होगा, तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, यानी ए सही है और सी सही है। तो सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए सी डी ओनली, ए एंड सी, देखो तीसरा सही है। ये थ्योरी बेटा जबरदस्त थ्योरेटिकल है, ठीक है, जबरदस्त थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 39 नंबर एसी सर्किट का बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लो, लेकिन ये भी कैलकुलेशन ज़बरदस्त इसमें भी है। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू इतना सप्लाई शोन इन द फिगर द पीक करेंट। तो इसमें जो अब देखो इसमें जो वोल्टेज दिया है प्यारा बच्चों, ये तो आरएमएस है ना, क्लास में खूब समझाते थे कि जो वोल्टेज दिया रहता है वो आरएमएस होता है, तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू पीक करंट अपॉन √2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा देख लो, पीक करंट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। पीक करंट पूछ रहा है तो RMS लगा दो, यहाँ √2 लगा दो, और ये हो गया I इक्वल टू V अपान R, तो VRMS अपान R के स्थान पर यहाँ पे XC यूज़ करो, तो ये हो गया √2 और VRMS का वैल्यू लिख दो बेटा 210, और XC होता है 1 अपान ओमेगा C, 1 अपान ओमेगा C, तो आ गया √2 इंटू 210, ओमेगा C ऊपर चला गया, तो C का वैल्यू यहाँ पर दिया है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 इंटू 10⁻⁶ लिख दो, और साथ में ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा होता है प्यारे बच्चों 2πf, तो यहाँ आ गया 2π
और f का वैल्यू यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज दिया है, तो चलो 50 रख दो, बस इसी को सॉल्व कर लो। √2 का वैल्यू यहाँ पे 3.14 रख दो, सब रखते चले जाओ। पाई का टर्म आंसर नहीं देना है तो पाई का वैल्यू देखो 3.14 दिया, उसको भी रख दो। अब यही बेटा आपको मल्टीप्लाई करके इस पे आंसर लगा देना था, जो सॉल्व करने पे 0.93 एम्पियर प्यारा बच्चों आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में उलझे होंगे, जबकि कुछ नहीं था, इसको एक में मिला लेना था, ये 2 0 इसमें कर देना था, 50 × 200 कर देना था, वो सब समेट जाता। √2 का वैल्यू 1.414 रख करके 3.14 बस एक लाइन में मल्टीप्लाई करके नियर अबाउट आंसर आपका निकल आता। चालीस नंबर क्वेश्चन, क्या बात है, टेलीस्कोप का क्वेश्चन। एकदम यही क्वेश्चन जब हम टेलीस्कोप पढ़ा रहे थे तो आप असाइनमेंट निकाल के देखिएगा, ऑप्टिक्स का सेकंड पेज में, एनसीईआरटी का सेकंड पेज एकदम नीचे क्वेश्चन है ये, जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन असाइनमेंट अपने था, हमने उसको सॉल्व भी कराया था और हमने बताया था कि टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर FO/FE होता है। हमने क्लास में रटवाया था, इसको फोफी कह के रटवाया था, जो लोग क्लास किए थे वो लोग याद आ रहा होगा, फोफी। एकदम यही क्वेश्चन कट पेस्ट किया है असाइनमेंट से। तो देखो 140 रख देना था और यहाँ पे FE का वैल्यू कितना दिया है 5 रख देना था, सॉल्व कर लेते कितना आ जाता 28, है ना। तो बताओ फोफी याद करवाए थे ना, FO/FE, और अपने असाइनमेंट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन है और इसको हमने नोट्स उस पर बोर्ड पे लिख करके सॉल्व भी कराया था और एकदम आसान था, सबको याद भी हो गया था और मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे। तो ये जो सॉल्व कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें एक तरह से सॉल्यूशन भी हो जा रहा है और पूरे पेपर की एनालिसिस भी हो जा रही है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो अब हम लोग धीरे धीरे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन की विशेषता आप देख लो, एकदम जब हमने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। देखो कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है और थर्मल स्ट्रेस में जो कंप्रेसिव फोर्स का हमने ट्रिक एक बताया था सॉल्व करके, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितना वैल्यू दिया है सबका मल्टीप्लाई कर देना, कुछ ना समझ में आ गया तो वही क्वेश्चन देखो सीधे उठ के आ गया है। तो फोर्स इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होता है ना, यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। आप याद करो, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं क्लास में। और इलास्टिसिटी का आप वो सिलेबस वो देखिएगा नोट्स, जिसमें कि लास्ट में थर्मल स्ट्रेस बताया था और वहाँ पे ये फॉर्मूला हमने बताया था। हमने बोला भी था क्लास में कि अगर इस पर क्वेश्चन आ गया तो कुछ ना समझ आवे तो जितना वैल्यू दिया है सबका क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देख लो, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ये दिए हुए हैं, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻11 इंटू क्वेश्चन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखो 10⁻⁵ दे दिए हैं। इसके बाद से अल्फा का वैल्यू इतना हो गया, एरिया देख लो MKS में ही दिए हैं तो 10⁻³ लिख दो। और टेम्परेचर का डिफरेंस है बेटा, कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर इसमें चेंज कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100। तो डिफरेंस कितना आ गया 100, बस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, देखो आंसर मिल गया। यानी जो जो क्लास में हमने बोला था कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आ जाए तो ऐसे सॉल्व कर लेना, सीधे वही उठा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है। ओके, If the plates of a पहले प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अब लास्ट के जो 10-15 क्वेश्चन हैं इसमें आपको 10 क्वेश्चन करना था, 5 क्वेश्चन छोड़ना भी था, तो इधर का 5 क्वेश्चन कुछ छोड़ भी सकते थे जो आपको नहीं आ रहे थे, लेकिन ये तो आसान है ना। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और बैटरी से क्या है, कनेक्ट भी है V वोल्ट के बैटरी से। और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या कितना होता है, ε0A/d होता है। अब कह रहा है कि बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, मतलब बैटरी कनेक्ट है और दोनों कैपेसिटर के प्लेट को नज़दीक कर दिया, तो द चार्ज stored in increases, the energy stored decreases, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। तो जब तुम D को बेटा घटा रहे हो तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, देखो ये सही है। फिर चार्ज, अब देखो Q बराबर क्या है, CV है,
तो जब बैटरी कनेक्ट है तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में बताया था कि अगर बैटरी कनेक्ट रहेगा तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब चार्ज बढ़ जाएगा तो देखो चार्ज इंक्रीजेज, ये भी सही है। फिर एनर्जी स्टोर डिक्रीजेज, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगा दो, स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² लगा दो। वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ क्या है, एनर्जी डिक्रीजेस कह रहा है, तो बी ऑप्शन इसका गलत हो गया, है ना। तो ए सही है, सी सही है, तो इसमें कहीं लिखा है ए एंड सी, देखो इधर सी का नाम ही नहीं लिया है, तो ये आपका गलत हो गया। अब ABC ओनली, ACE ओनली, अब इस पर चेक करना है। तो अब देखो यहाँ भी आंसर दिख रहा है, देखो ABC ओनली कह रहा है करेक्ट है, तो बी तो इनकरेक्ट है। तो अब आगे कुछ सोचना ही नहीं है प्यारे बच्चों, सीधे आंसर तीसरा मिल गया। इस स्पीड में करते तो तुरंत आंसर मिल गया। अब आगे सोल्यूशन भी देख लो। रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये कैसे भाई, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है लेकिन चार्ज तो बढ़ रहा है, तो ये रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो गलत हुआ कि नहीं, डी। और द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, तो चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ रहा है, तो ये तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही, इसलिए ई क्या है इसमें सही है। तो देखो ACE एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम गलत आपको नहीं होना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा कांसेप्ट लगाते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। देखो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी 0 है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ का क्या हो गया, पॉजिटिव। और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर वेलोसिटी घटने लगा तो रिटार्डेशन हो गया। तो देखो इधर क्या हो गया, ये AT ग्राफ कितना, मतलब सीधे सूंघ लेना था क्वेश्चन को। AT ग्राफ मिल गया यहाँ पर, देखो दिख रहा है डी, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। देखो वेलोसिटी इंक्रीजेस यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजेस यानी रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, देखो दिख रहा है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। 44 नंबर क्वेश्चन, 2 हीटर्स एंड बी है पावर रेटिंग 1 किलोवाट। अच्छा, 2 हीटर दिया है, कितना पावर का सीरीज पैरेलल हमने कॉन्सेप्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, यानी ये 1 किलोवाट है और P2 जो है वो कितना है, 2 किलोवाट है। तो एक बार इनको किसमें जोड़ा, कह रहा है कि 2 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला होता है P1 P2 अपान P1 प्लस P2, तो ये आ गया 2/3 किलोवाट। उसके बाद से जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमने बताया था ना कि पावर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एकदम कैपेसिटर के जैसे होता है। अब जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो दोनों सीधे जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2 मिलके कितना आ गया, 3 आ गया। अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट फॉर दिस 2 केसेस, अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सीरीज और पैरेलल का पावर का जो रेशियो आ रहा है उसको पूछ रहा है। तो 2/3 मिलके देखो 2 और 9 का रेशियो, सीधे सीधे पावर का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ गया। और आप नोट्स उठा के देखिएगा, अलग से एकदम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बताया था, बल्ब के क्वेश्चंस कराए थे, हीटर के क्वेश्चंस कराए थे, सीधे वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा हमने 2 पेज में बताया था, हमने बोला था कि 2 पेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और उसमें हमने पहला लाइन लिखाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉपी देखिएगा, पहला लाइन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। और न विश्वास हो तो आप कॉपी उठाइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला लाइन यही हमने लिखाया है। तो ये कह रहा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत कर दिए, देख लो, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होना चाहिए। दे आर ट्रांसवर्स नेचर, भाई लाइट रेडिएशन ट्रांसवर्स होता है। द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, है ना, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर होता है एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी हमने नोट्स में लिखाया है ना, ये भी सही है। दे आर ट्रेवल विद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड ये होता ही है, तो यही इनकरेक्ट है, तो नॉट प्रॉपर्टी। तो देखो ये वाला है पहला ऑप्शन। जो हमने पूरे टॉपिक में थ्योरी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना के दे दिए हैं, थ्योरेटिकल, और एकदम आसान क्वेश्चन। यहीं पे बच्चे उलझे होंगे, ये सही है कि नहीं, गलत है क्या, तो ये नोट्स उठा के देखिए, पहला लाइन यही हमने लिखाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है।
46 number question. A parallel plate capacitor is charged by connecting into battery through the resistor. If I is the current in the circuit, then gap between the plate. Oh, displacement current. क्या बात, पूरे साल भर हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम लेते थे। हम बोलते थे क्लास में कि जो क्वेश्चन में करंट दिया हो वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। फिर हम बोलते थे ना कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा कि बता दो इस टोकरी में कितने आम हैं, तो 10 आम तुमको दे दें, बोलो, तो बता ही नहीं पाया, जबकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो उसे डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो बार बार हम क्लास में कहते थे कि जो करंट दिया हो वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो यहाँ कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, कैसे ग्रेटर देन होगा भाई, जो करंट दिया है वही के बराबर होगा। देयर इज नो करंट, ये भी गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज, देखो इक्वल जब कह दिया तो ही टिक लगा देते। इक्वल टू द आई फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट कैसे हो सकता है, जो कंडक्शन करंट फ्लो होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बार बार पूरे सत्र भर हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम लिए कि इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो सीधे सीधे जहाँ इक्वल लिखा हो टिक लगा देना, है ना। देखो वही सीधे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47। इफ द मास ऑफ ए बॉब ऑफ सिंपल, अच्छा सिंपल पेंडुलम एसएचएम का क्वेश्चन, एक एसएचएम का एक और क्वेश्चन आया था ये भी। तो देखो ये भी हम बोलते थे कि मैकेनिक्स के जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक, उससे फिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। और यूनिट डायमेंशन से 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। देखो वही हुआ, यूनिट डायमेंशन से भी 3 क्वेश्चन आ गया, एसएचएम से 2 क्वेश्चन आ गए, है ना, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आ गया, रोटेशन से क्वेश्चन आ गया, रोटेशन से भी 2 क्वेश्चन आया है। लास्ट के 3 टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन मिला है, ये हम बोलते भी थे। 6 क्वेश्चन माने रखता है लास्ट के 3 टॉपिक से मैकेनिक्स के, और शुरू के पहले टॉपिक से 3 क्वेश्चन, तो 6-3-9 क्वेश्चन यही हो गया। उसके बाद से पूरा आया है हर टॉपिक से क्वेश्चन, पूरे न्यूटन लॉ मोशन से, कोलिजन से, वर्क पर एनर्जी से, तो कम से कम 15 क्वेश्चन मैकेनिक्स का पहुंचा दिया है। इसलिए मैकेनिक्स हम टाइम लेके पूरा पढ़ाए थे, एक एक लाइन पूरे मैकेनिक्स बताए थे हम आप लोगों को प्यारे बच्चों। इसका बेनिफिट मिला है स्टूडेंट्स को। मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, है ना, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, देन द वैल्यू ऑफ x। तो जो न्यू टाइम पीरियड है ये पहले वाले टाइम पीरियड का x/2 टाइम्स है ना। तो ये हो गया बेटा x/2, और पहले जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π√L/g। और बाद में जो टाइम पीरियड है उसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, मास को 3 गुना कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2π√, लेकिन मास में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मास पे डिपेंड ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो, मास का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लेंथ आधा कर दिया, तो यहाँ का लेंथ क्या करना है, L/2 कर देना है, यहाँ g कर देना है। 2π से 2π क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे L/2g बच जाएगा। यहाँ पे बेटा x² कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे L/g आ जाएगा। L से L भी कट जाएगा, g से g भी कट जाएगा, 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, x² = 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, √2। देखो x का वैल्यू, कितना आसान क्वेश्चन, एकदम बस वैल्यू रख देना था, सॉल्व कर लेना था। टाइम पीरियड t बराबर 2π√L/g का क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, देखो टीवी ग्राफ दिया है और पूछ रहा है कि इसमें प्रेशर जो है वो कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, तो लगा देते हैं PV = RT, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, तो T/V इसका स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ से देखो T/V बराबर, देखो T/V = प्रेशर अपॉन R, यानी T/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, प्रेशर, और T/V क्या हो जाएगा, स्लोप। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत स्लोप निकाला करो, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। तो स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है, देखो इस वाले ग्राफ का, इसका मतलब P1 ज़्यादा है किससे, P2 से, और P2 ज़्यादा है किससे बेटा, P3 से। सीधे आंसर्स दिख रहे हैं। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। ठीक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस अचीव करने के लिए, अच्छा विच कैन लिखा है, तो अब ये लास्ट के 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तो इसमें से
ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत किए होंगे और इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। क्या ये कहना चाह रहा है, चलो कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन बैलेंस रोटेशन ब्रिज को अचीव कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखो बैलेंस रोटेशन ब्रिज है क्या, कि इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। यहाँ डायोड लगा दिया है, डायोड का रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, भी नहीं कह रहा है कि आइडियल डायोड है ना। तो ये रेशियो 1 है और ये रेशियो देखो क्या है 15/5 है, बराबर नहीं आ रहा, लेकिन ये डायोड है और ये सेल देखो इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस है, तो ये प्लस जाके इसके एन सेक्शन से कनेक्ट है, यानी ये रिवर्स बायस है बेटा। रिवर्स बायस है तो इधर करंट ही नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो इधर वाला करंट घूम के इधर चला जाएगा, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। इसमें देखो ये देखो फॉरवर्ड बायस है, दिख रहा है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इधर माइनस नहीं, इसमें भी देखो हाँ माइनस, इसके डायोड उल्टा कर दिया है, तो इसका जो पी सेक्शन है माइनस से कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया तो इधर का करंट इधर घूम के चला जाएगा, तो गलमीटर में करंट जा रहा है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10/10 1 आएगा और यहाँ 15/5 आएगा, लेकिन ये 1 तब आएगा जब ये भी 15 हो। तो ये 15 कब होगा भाई, 5 तो इसके पहले में डायोड लगा दिया है, तो डायोड का अगर अपना कोई रेजिस्टेंस माने तो जो उसका रेजिस्टेंस मानोगे, तो चूंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब है तो पैरेलल में होता क्या है कि नेट रेजिस्टेंस लेसर देन लिस्ट होता है, तो इसका कोई भी रेजिस्टेंस आप मानोगे तो वैल्यू 5 आएगा या तो 5 से कम आएगा। तो जब तक 10 या नहीं हो, जब तक ये 15 नहीं होगा तब तक ये रेशियो 1 आएगा नहीं, इसलिए ये भी बैलेंस रोटेशन ब्रिज को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सीधी संभावना इसी की बन रही है, लेकिन इसमें बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ना था, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप टाइम लगा देते, अंत में समझ नहीं पाते। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन दिया भी था कि बच्चे छोड़ें, लेकिन अगर आप टिक लगाए हो अगर इस पर, तो ये संभावना है कि जब एनटीए अपना आंसर जारी करेगा आंसर की, तो इसी को मानेगा, क्योंकि यहाँ देखो संभावना बन रहा है कि 10 और 10 10/10 इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इधर का भी रेशियो हम 15 कर लें तो ये 1 आ जाएगा, और ये लेकिन यहाँ 5 है, तो ये तभी संभव है कि इस डायोड का भी हम रेजिस्टेंस कितना माने, 10 ओम माने। तो अगर 10 ओम माने तो 10 और 5 मिल के कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 10/10 इक्वल टू 15/15 करके बैलेंस रोटेशन ब्रिज को ये क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ लिख रहा है देखो कैन अचीव, कौन प्राप्त कर सकता है, नहीं कौन बैलेंस ब्रिज है ये नहीं कह रहा है, कौन प्राप्त कर सकता है। तो पूरा चांस है कि एग्ज़ाम जब एनटीए अपना आंसर की जारी करेगा तो यही आंसर इसका होना चाहिए, बाकी अब देखा जाएगा। वैसे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़े भी होंगे, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन छोड़ना ही था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोड़ना था, ऐसे क्वेश्चन रिस्क नहीं लेना था आपको। 50 नंबर क्वेश्चन, आयरन बार है एल लेंथ का, मैटिक मोमेंट एम है। देखो ये एक आयरन बार है, एक मैग्नेट है जिसका मैटिक मोमेंट m है, इधर पोल स्ट्रेंथ होगा, इसका लेंथ l है, तो मैटिक मोमेंट हो जाएगा बेटा मास पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब इसको क्या किया है, बेंड कर दिया है, इसको बीच में से ऐसे बेंड कर दिया है। चलो और बेंड कर लो, ओके, ऐसे बेंड कर दिया बीच में से, और कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो ये लेंथ हो गया l/2, देखो ये लेंथ l/2 हो गया, ये लेंथ भी l/2 हो गया, इसको मिला लो, पोल स्ट्रेंथ में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जब ये 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी तो l/2 होगा। अब इसका जो मैटिक मोमेंट होगा, भाई ये साउथ पोल, ये कौन सा पोल है, मान लो नॉर्थ पोल, इसमें साउथ पोल और कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो अब मैटिक मोमेंट निकालोगे तो बेटा m' आ जाएगा, और पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, और लेंथ ये वैल्यू l/2 हो गया, और m इंटू एल को कैपिटल M कह लो, देखो ये आ गया। ये वैसे हमने इसका एक ट्रिक भी बताया था कि अगर किसी एंगल पे बेंड कर दो तो उसका मैटिक मोमेंट निकालने का m sin θ/2/θ/2, लेकिन उसमें पाई का टर्म आंसर आता है, और उसको ऐसे बेंड करता है आर्क के रूप में। इसमें आर्क में बेंड नहीं किया हुआ, आर्क का ट्रिक यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, m/2 इसका आंसर है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अगर देखें तो पूरा 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, इसमें 45 ही क्वेश्चन आपको करना था, और पेपर एकदम पढ़ा आया था। अब जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे दिए
हर सब्जेक्ट के इक्वल समय दे दिए, वो तो निकल गए, लेकिन आगे भी जिन बच्चों का अभी नंबर जोड़ने पर सेफ नहीं है, तो जरा सा भी प्यारे बच्चों मन में टेंशन न लेना। अगर आप नंबर खींचे हो तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप ज़रूर सिलेक्शन पाओगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपना चेंज कीजिए। एग्ज़ाम जब भी देने जाइए तो पहले तो पूरा रिवीजन कीजिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खूब टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, है ना, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बार बार क्लास गैप नहीं करना है, बार बार घर आपको नहीं भागना है। अभी तो मन को एकदम स्थिर आप कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए और एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट आसान आवे बस उसी का थोड़ा सा समय बचा करके बाकी सब्जेक्ट पे दे दीजिए। निश्चित आप सफल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कुछ अच्छे बच्चे थे, खुद हमको कष्ट हो रहा है, जो कि सिलेक्शन एकदम इस बार पा सकते थे, लेकिन पहले जो सब्जेक्ट किए उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिए, बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हुए उनके छूट गए। लेकिन निराश ना होना प्यारा बच्चों, निश्चित है एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने कमियों का क्या करना है, सुधार करना है। और न्यू बैचेस हम लोग को जो हैं वो लीजिए 10 तारीख से 10 मई को सुबह 8 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है। जो भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो एकदम शुरू से पढ़ाई करें, क्योंकि पहला जो टॉपिक होगा यूनिट डायमेंशन, परसेंटाइल एरर मेजरमेंट, इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। जेई में तो कम से कम 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, नीट में देखो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। अब पता चला पहले ही टॉपिक आप छोड़ दिए तो निश्चित है कि उससे क्वेश्चन आपके गलत तो होंगे ही। ठीक है, तो पूरा मेहनत से बेटा आप लोग पढ़ाई करना है। और जो बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, वो भी निश्चिंत रहें और थोड़ा सा घूम टहल लें। और जैसे ही की आ जाता है आंसर की एनटीए का, उसे फटाफट मिला लें और उसके बाद से काउंसलिंग की अपनी तैयारी करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो खूब मेहनत से जो भी बच्चे अब आगे पढ़ेंगे पढ़ाई कीजिएगा, फिर अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिएगा। और जो बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं वो सिलेक्शन ले रहे हैं, उनको वेरी वेरी शुभकामनाएं। थैंक यू प्यारे बच्चों।